नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग इकोनॉमी का आज एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के डायमेंशन से बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछना ही पूछना है। इसके अलावा जब आप GS थर्ड पेपर देखोगे ना, इकोनॉमी वाला सेक्शन, वहाँ से 100% आपको जो है 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पर भी मिलना ही मिलना है। ठीक ना भैया, ऐसा टॉपिक है। चूंकि यहाँ पर इतने क्लास होते हैं ना, इतने जो है टॉपिक इसमें हैं कि आप ये जान लीजिए कि 100% पूछना ही पूछना है। तो आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ना क्या है। मेरा जो आपका टॉपिक होगा इकोनॉमी का नया टॉपिक, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं और आर्थिक विकास को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक ना भैया। तो सवाल है कि इसमें पढ़ना क्या है। इसमें देखिए इतना सारा कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरह मैं 2025 के सारे रिपोर्ट को जो है अपडेट करके रखूंगा। जितना भी SDG है उस पर क्या कुछ रिपोर्ट आई है, सारा कुछ जो है, चाहे वो मानव विकास रिपोर्ट हो या फिर SDG रिपोर्ट हो या फिर और दूसरी कोई रिपोर्ट हो, तो उसको अगर हम इस टॉपिक से रिलेट है तो पूरी तरह अपडेट करके पढ़ने का काम करेंगे। ठीक ना भैया। आते हैं फिलहाल कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसको जरा देखते हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। इसको लेकर के हम परिभाषा को लेकर पढ़ेंगे और इसके अलावा अंतर वगैरह को लेकर के पढ़ेंगे। ठीक ना। दूसरा, अमर्त्य सेन के की विकास की अवधारणा। भाई हमारे यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं भाई, वो जो है उनके विकास की अवधारणा क्या है वो हमको पढ़ना है। अल्प विकास, अंडर डेवलप क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट, इसको हमको पढ़ना है। समावेशी समृद्धि बनाम आर्थिक विकास, इसको हमको पढ़ना है। देखिए यहां से क्वेश्चन आया है मेंस में, यहां से मेंस में क्वेश्चन आया है। ठीक ना। दोनों बहुत हिट टॉपिक है, बहुत ही हिट टॉपिक है। इसको 3 स्टार कर लीजिए। ठीक ना भैया। फिर मानव विकास रिपोर्ट 2025 हिट टॉपिक है, पूरी तरह इसको जो है 4 मार्क करिए, 4 स्टार करिए। फिर लैंगिक असमानता रिपोर्ट, इसको भी जो है जबरदस्त जो है आप जो है मार्क करिए। फिर लैंगिक विकास सूचकांक, अच्छा लैंगिक असमानता रिपोर्ट और लैंगिक विकास सूचकांक दोनों है। ठीक है ना, कि 2025। फिर विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है इन सब चीजों से। फिर OECD का जो उत्तम जीवन सूचकांक है 2025, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। फिर धारणी विकास, वाह वाह, ये तो बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका है। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 सतत विकास लक्ष्य है उसको लेकर के जो है रिपोर्ट जारी की जाती है, सूचकांक जारी किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। नीति आयोग जारी करता है इस रिपोर्ट को, तो यहां से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक ना भैया। तो ये आपको पढ़ना है। फिर SDG लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी प्रयास, ये देखिए हमने दे दिया है। फिर आर्थिक गतिविधियों के आधार पर देशों का वर्गीकरण विश्व बैंक के अनुसार, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है हम यहाँ पर विकसित, विकासशील, अल्पविकसित, ऐसे कुछ जो है देशों को देखेंगे। ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के। सबसे पहले हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ते हैं, जिसको हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ये आर्थिक समृद्धि होती क्या है, जब हम मात्रा के रूप में किसी देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन की वृद्धि को दर्शाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारी GDP का जो ग्रोथ है वो 6.5% है। हमारा PCI पर कैपिटा इनकम वो 1,15,000 रुपया है रियल। ठीक है ना। हमारा नेशनल इनकम इतना है, या फिर हम विश्व की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये क्या कर रहे हो आप ये शो कर रहे हो कि जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आप शो कर रहे हो। ठीक है ना। मतलब कि जब हम मात्रा के माध्यम से किसी उत्पादन गतिविधियों को शो करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है ना भैया। आते हैं इसको पढ़ के समझते हैं तो और आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। आर्थिक समृद्धि से आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक वृद्धि से है। ठीक है ना। ये देखिए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक वृद्धि से है। अर्थात आर्थिक समृद्धि एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित समय में उत्पादन या GDP में परिवर्तन को मापता है। इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि का बोध होता है। भाई यहाँ पे सीधा सा अर्थ है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसी का हमको बोध होता है। किसमें, किसके माध्यम से, इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से, आर्थिक समृद्धि के माध्यम से, है ना। फिर कह रहा है कि इसे हम मात्रात्मक रूप से प्रकट करते हैं। इस मात्रात्मक अवधारणा के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय आय, GDP, पर कैपिटा इनकम, GNP आदि को अभिव्यक्त किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि आप ये शो करते हो ना कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इसमें कितना ग्रोथ हुआ, किस क्षेत्र का कितना पार्टिसिपेशन रहा GDP में। ये जो आप पार्टिसिपेशन शो करते हो, मात्रा शो करते हो, है ना। आप बताते हो कि एग्रीकल्चर की भूमिका GDP में 17.7 है,
फिर बताते हो सेवा क्षेत्र की जो है 54.6 है, फिर बताते हो कि उद्योग क्षेत्र की 27.7 है। भाई ये क्या आप बता रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहे हो आप, ठीक है ना। तो वही मेरा कहना है कि जब आप मात्रा के माध्यम से इकोनॉमिक के किसी फैक्टर की चर्चा करते हो तो वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्या आपने बताया कि भारत में गरीबी का स्तर क्या है, क्या बेरोजगारी का स्तर क्या है, या भारत की जो इथिकल वैल्यू है वो क्या है, भारत का सुशासन का स्तर क्या है, भारत का पर्यावरण का स्तर क्या है, PM 2.5 का स्तर क्या है, नथिंग। ये सब आपने चर्चा नहीं की, केवल आपने इकोनॉमिक फैक्टर की चर्चा की, वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि के रूप में इसको प्रकट किया जाता है। एक प्रकार की मात्रात्मक अवधारणा, मतलब मात्रा के रूप में आप चाहे GDP, GNP, PCI, चाहे जो पर कैपिटा इनकम। संकीर्ण अवधारणा है, मतलब कि विकास के मुख्य अवयव इससे बाहर होते हैं। अभी हमने बताया ना कि चाहे सुशासन हो या फिर पर्यावरण हो या फिर नैतिकता हो या फिर अनदर कोई फैक्टर हो, तो वो सब सारा चीज़ यहाँ से बाहर रहता है। तो एक प्रकार की संकीर्ण अवधारणा, चूंकि आपको मात्रा ही केवल पेश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यह विश्व के देशों से तुलना के रूप में सहयोगी, मतलब कि जैसे बता सकते हैं कि आपकी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, तो आप तुलना कर रहे हो ना। फिर एक दिशी अवधारणा, एक दिशी मतलब कि मात्रा के रूप में पेश किया जाता है, तो एक दिशी ही अवधारणा होगी। विकास के अंतर्गत एक छोटी अवधारणा है, मतलब कि जो इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है, मतलब आर्थिक विकास जो होता है, ये एक बड़ा गोला है, मतलब अवधारणा एक बृहद अवधारणा है विकास की। लेकिन इसी के अंतर्गत एक छोटा सा अवधारणा आपका जो है क्या होता है, आर्थिक समृद्धि। तो ये हमने आर्थिक समृद्धि को देखा। अब फिर हम आर्थिक विकास को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फिर हम अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि वाकई इन दोनों के मध्य क्या कुछ अंतर है। एक क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, ठीक है ना। आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ये देखिए इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है, जिसे हम आर्थिक विकास कहते हैं, यह विकास के हर बिंदुओं को शामिल करता है, हर बिंदुओं को शामिल करता है, चाहे वो नैतिकता है, चाहे सुशासन हो, या पर्यावरण हो, या स्वास्थ्य हो, या शिक्षा हो, ठीक है ना, या फिर न्याय हो, या सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, जो भी हैं सारे फैक्टर को जब हम विकास के बिंदु में या विकास की धारा में लाते हैं या विकास में समाहित करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। लेकिन वहां पर आर्थिक समृद्धि में क्या था, केवल हम मात्रा शो कर रहे थे, हम एक उत्पादन या सेवाओं के जो उत्पादन की वृद्धि की मात्रा को शो कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम पढ़ के समझते हैं, अभी आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कुछ अंतर है, ठीक है ना। पढ़ते हैं। आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा, हमने बताया था कि भैया कि जो आर्थिक विकास था एक बड़ा गोला था, इसी में आर्थिक समृद्धि थी। तो समृद्धि जो थी ये मात्रात्मक अवधारणा, मतलब एक छोटा अवधारणा है, और जो आर्थिक विकास है एक बड़ी अवधारणा, सारा विकास, सारे फैक्टर इसी में समाहित होते हैं, ठीक है। जो गुणात्मक विकास के पक्ष को अभिव्यक्त करता है। गुणात्मक विकास मतलब कि सारे जो है विकास के डायमेंशन इसमें शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत विकास दीर्घकालिक एवं विविधतापूर्ण स्तरों पर दिखाई पड़ता है। भाई विविधतापूर्ण है ना विकास, और दीर्घकालिक मतलब शिक्षा एक दिन में पाने की चीज है, या आय एक दिन में सही करने की चीज है, या स्वास्थ्य एक दिन में सही हो जाएगा, नहीं भैया। ये सब सारा चीज जो है डेवलप करने में आपको जो है दीर्घकालिक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, और विविधतापूर्ण जो है स्तर पर ये दिखाई दे रहा है। फिर कह रहा है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, लैंगिक एवं धारणी विकास सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। फिर आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से, जैसे आर्थिक विकास है, इसमें तकनीकी नवाचार, इसमें शिक्षा, इसमें आय, इसमें नैतिक मूल्य मतलब इथिकल वैल्यू भी शामिल करोगे आप, इसमें हेल्थ आपका स्वास्थ्य, इसमें सुशासन, इसमें स्वच्छ पर्यावरण, इसमें लैंगिक समानता, इसमें सामाजिक आर्थिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें निष्पक्ष न्याय। मतलब कि जितना भी फैक्टर हो सकता है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो सारा कुछ आप शामिल करोगे, डेवलपमेंट का वो सारा कुछ जब आप शामिल करोगे, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि अब आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अंतर होता है। फिर आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि सम्मिलित होती है। हमने बताया कि भैया जो आर्थिक विकास होता है एक बड़ी अवधारणा है, ये व्यापक अवधारणा तो बड़ा गोला, इसी के अंतर्गत एक छोटा अवधारणा या आप संकीर्ण अवधारणा या संकुचित अवधारणा कह सकते हैं, आर्थिक समृद्धि है। अच्छा, वहां पे तो हमने बताया कि GDP, GNP, PCI के माध्यम से जो है आर्थिक समृद्धि को शो कर रहे थे, इसका ये प्रतीक था, मापन था। लेकिन यहाँ पर जब हम मानव विकास रिपोर्ट देखते हैं, जब हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखते हैं, जब हम SDG रिपोर्ट देखते हैं, जब हम विश्व समावेशी विकास रिपोर्ट देखते हैं, आदि रिपोर्टों के माध्यम से आर्थिक विकास का जो है हमको क्या चलता है, पता चलता है, ठीक ना भैया। तो ये हमने देखा आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या था। अब हम उम्मीद है कि अंतर को स्पष्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं आपको छोड़ेंगे, हम अंतर को स्पष्ट करके जो है भी देखेंगे अब, ठीक है, क्या कुछ अंतर होता है।
ना हमने कहा कि अंतर आया है, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या कुछ अंतर है। तो एक बार देख लेते हैं कि आर्थिक समृद्धि में कौन कौन से फैक्टर, आर्थिक विकास में कौन कौन से फैक्टर, फिर हम जो है अंतर को समझ जाएंगे। ठीक है ना, फिलहाल एक बार हम समझ ही लिए हैं, लेकिन दोबारा अगर हमको लिखना हो तो कैसे हम जो है इसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे। पहला हमने बताया कि आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, मात्रात्मक अवधारणा। ठीक है ना भैया, हम इसको मात्रा के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन यहां पर मात्रा और गुणात्मक दोनों अवधारणा शामिल होती है। एक प्रकार की संकीर्ण अवधारणा मतलब छोटी अवधारणा, एक प्रकार की विस्तृत अवधारणा मतलब बड़ी अवधारणा। ठीक है ना, फिर इसका मापन जीडीपी, पीसीआई, जीएनपी जैसे संकेतकों से करते हैं, लेकिन इसका मापन हम जो है बताए थे मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक आदि जो है सूचकांकों या रिपोर्टों से करते हैं। फिर अल्पकालिक प्रक्रिया जिसे विशेष समय अवधि में मापा जाता है, हमने बताया कि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, फिर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है, और यहाँ पर विकास के सभी पहलुओं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, पर्यावरण, रोजगार, न्याय, मानव पूंजी, इथिकल वैल्यू सारा कुछ जो है जब सुशासन सारा कुछ जब हम शामिल कर लेते हैं दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये विकसित देश, अब देखते हैं कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है। चूंकि देखिए जो विकसित देश हैं इनकी यहाँ ये चीजें हासिल हो गई होती हैं, इनके यहाँ आर्थिक विकास मतलब जैसे अमेरिका को देखोगे आप, तो अमेरिका में ये सब सारा फैक्टर आपको सही मिलेगा। मतलब हो सकता है कि एक आध दो फैक्टर आपको गड़बड़ मिले, लेकिन ज्यादातर फैक्टर आपको सही मिलेगा अमेरिका में। तो जो विकसित देश हैं वो तो इन्होंने जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो है सारे जो है फैक्टर को जो है शामिल कर लिया है, सारे फैक्टर को इन्होंने पा लिया है। अब उनको जरूरत क्या है कि भाई उनका जो है ग्रोथ हर साल जो है बेहतर होता रहे, तो उनके लिए ये जरूरत है। तो विकसित देशों के में प्रगति के मापन के लिए अधिक प्रासंगिक है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको जरूरत किसकी है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुशासन की, अच्छे पर्यावरण की, रोजगार की, न्याय की, मानव पूंजी, भाई मानव पूंजी वगैरह की हमको जरूरत है, बेहतर जरूरत है। इसलिए ये जो है विकासशील देशों के लिए मापन में काफी प्रासंगिक होता है। तो वही लिखा गया है कि विकासशील देशों में ये प्रगति के मापन के लिए अधिक प्रासंगिक होता है ये आपका आर्थिक विकास। तो आई होप अंतर आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कुछ अंतर होता है। ठीक है ना, आते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसको जो है प्रभावित करते हैं। देखना कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि कौन से वे कारक हैं जो समृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, मतलब इंपैक्ट इस पे डालते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक आर्थिक कारक होगा जिसको इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं, और दूसरा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होता है जिसे गैर आर्थिक कारक कहते हैं। यहां पे देखना इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, प्राकृतिक संसाधन। अरे मोर भैया, अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन है, मतलब आपके पास अगर भौतिक संसाधन है ना, जैसे आपके यहाँ खनिज है, तेल है, आज जो है खाड़ी नेशंस क्यों आगे हैं, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधन बड़ा अच्छा है तेल का। तो इसलिए मतलब कि विश्व के विकसित देशों में वो गिने गिने जो है सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सब कैसे देश हैं, यूएई, जबरदस्त मतलब कि जो है प्राकृतिक संपदा इनके पास है, तेलों की है मतलब, तो उसी से इनका जो है कुल मिला जुला करके ग्रोथ तो हुआ ना। तो ये तो उनके जो है मतलब कि आर्थिक ग्रोथ और आर्थिक विकास को तो प्रभावित कर रहे हैं ना, मतलब प्रभावित तो पॉजिटिव रूप से कर रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए पूंजी निर्माण, अब सवाल है कि आप जो है ठेला से जो है सवारी ले जा रहे हैं, या फिर जो है पिकअप से सवारी ले जा रहे हैं, या फिर जो है किससे सवारी ले जा रहे हैं, और बढ़िया जहाज से सवारी ले जा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। भारत समस्या है ना कि भारत ठेले से जो है सवारी ले जा रहा है, लेकिन जो विकसित देश है अमेरिका, ये लोग जो है पिकअप से सवारी ले जा रहे हैं, ये लोग प्लेन से सवारी ले जा रहे हैं, ले जा रहा है भारत। लेकिन मेरे कहने का एग्जाम्पल आप समझिए भाई कि भारत की जो पूंजी निर्माण दर है ना वो बड़ी ही कम है, बहुत निम्न पूंजी निर्माण दर है, लेकिन विकसित देशों की ज्यादा है। तो ये पूंजी निर्माण भी जो है प्रभावित करती है आर्थिक विकास और समृद्धि को। फिर कृषि में अधिशेष उत्पादन, अगर कृषि में अधिशेष उत्पादन होता है मतलब कि सरप्लस उत्पादन होता है, तो ऐसे में क्या है कि समृद्धि और विकास प्रभावित होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। संरचनात्मक परिवर्तन मतलब कि परिवहन से लेकर के जो है जितना मूल्य प्रणाली है, जितना अवसंरचनात्मक डेवलपमेंट है, ठीक है ना, ये सब सारा चीज अगर विकसित हो रहा है तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर कुशल वित्तीय प्रणाली, मतलब आपके यहाँ वित्तीय प्रणाली का जो सिस्टम कैसा है, आरबीआई, बैंक, सेबी वगैरह वगैरह, तो कुशल वित्तीय प्रणाली है कि नहीं है। फिर वैश्विक व्यापार नीति, आपके यहाँ जो एक फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए वो बेहतर है कि नहीं है। जैसे इंडिया अमेरिका के बीच इतने समय ट्रेड वार चल रहा है, 50% साला टैरिफ यूएसए ने लगा दिया है इंडिया पे, तो इसका जो है खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा ना। तो आपकी अगर वैश्विक नीति, व्यापार नीति अगर अच्छी नहीं होगी
तो वो आपके जो है इकोनॉमिक फैक्टर और डेवलपमेंट पे जो है इम्पैक्ट डालेगा। अगर ये बेहतर होगी तो पॉजिटिव डालेगा, अगर खराब होगी तो निगेटिव डालेगा, ठीक है ना। श्रम शक्ति, भाई आपके यहाँ श्रम शक्ति है, लेकिन क्या कुशलतापूर्ण श्रम शक्ति है या नहीं है? श्रम शक्ति है कि नहीं है? तो भारत एक तो श्रम शक्ति वाला देश है, विश्व की सबसे बड़ी आबादी जहां रहती हो वहां तो श्रम शक्ति होगी ही, ठीक है ना, तो वो भी प्रभाव डालेगी। औद्योगिक विकास, अगर आपके यहाँ की मतलब कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, औद्योगिक से क्षेत्र है, वहां पर अगर निवेश अच्छा हो रहा है, वहां पर जो है एग्रीकल्चर से जुड़ाव अच्छा है, वहां पर कुल मिला जुला कर सरकार अगर फोकस कर रही है, तो औद्योगिक विकास अगर होगा ना तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ पर प्रभाव पड़ेगा। बाजार का आकार और मांग आपके यहाँ कैसी है? अगर मांग वगैरह अच्छी है, बाजार का आकार बेहतर है, तो कुल मिला जुला कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये तो आर्थिक कारक थे। पूछ सकता है कभी कभी, एक बार पूछा भी है शायद, कि निम्नलिखित में से कौन से जो है आर्थिक फैक्टर हैं, आर्थिक कारक हैं? ये देखिए गैर आर्थिक कारक। गैर आर्थिक कारक में क्या है कि मानव पूंजी, ठीक है ना, उसके बाद शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, प्रभावी कानून या व्यवस्था प्रणाली, नैतिक तथा सामाजिक मूल्य, यही सामाजिक मूल्य दिया था, ठीक है ना। फिर राजनीतिक स्थिरता, लैंगिक समानता, ये सब क्या है? गैर आर्थिक कारक में, या मतलब कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आएंगे। तो ये सब सारा चीज, चाहे वो आर्थिक कारक हो या गैर आर्थिक कारक हो, ये जो है पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से किसको प्रभावित करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है ना भैया। यहाँ पे देखिए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए चुनौतियां क्या हैं या बाधाएं क्या हैं। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने टोटल लिखा है, क्योंकि आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में ही लिखना है, ठीक है ना, मेंस में। तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी बात है कि हमने वर्क ये किया है कि आपको पूरी तरह करंट से अपडेट करके किया है, ताकि आप आंसर को जस्टिफाई कर सको कि हाँ भैया कि भारत पर अत्यधिक निर्भरता है तो कितनी निर्भरता है। वो आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से हमने बताया है कि भारत में जैसे अत्यधिक भारत पे जो है कृषि की निर्भरता है, कृषि पर भारत की अत्यधिक निर्भरता है। मतलब कि टोटल श्रम शक्ति का 46.1%, मतलब आधी पॉपुलेशन लगभग कहाँ पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ये इकोनॉमी सर्वे जो है बताता है 2024-25। फिर लेकिन जीडीपी में पार्टिसिपेशन कितना है? 17.7% ऑफ जीडीपी पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर का। तो ये तो जो है पार्टिसिपेशन कम है, लेकिन जो है जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक ना। तो एक तो चुनौती होगी ना, बाधा होगी ना। फिर आय असमानता, ये देखिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट हमने लिया है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो शीर्ष 10% लोग हैं, मतलब कि हाई क्लास के 10% लोग, वो जो है पूरे इंडिया की 70% जमीन पर जो है 70% भौतिक संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक ना। तो आय असमानता है, तो आय असमानता हो गई तो जायज है कि ये चीजें विकास स्तर बाधित होगा। निम्न प्रति व्यक्ति आय, भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय रियल में बता रहा हूं कि 2024-25 की इकोनॉमी सर्विस के अनुसार 1,15,000 है। भाई एकदम बिल्कुल निम्न स्तर की है, ठीक है ना। भ्रष्टाचार एवं तकनीकी अल्पता, भ्रष्टाचार में भारत एक माहिर देश है, 180 देशों में 96वां स्थान रखता है, ठीक है ना। लाल फीताशाही ऊपर से साला है। फिर निम्न मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में भारत आता है, और यहाँ पर 196 देशों में भारत का रैंक कितना है? 130वां। क्या बात है, मतलब कि ये बहुत बड़ी, देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत की, इसीलिए तो प्रभावित होता है ना। क्या हम इसी के आधार पर वोट करते हैं? क्या हम इसके आधार पर वोट करते हैं? क्या हम इन फैक्टर के आधार पर वोट करते हैं, या फिर जाति, धर्म और संप्रदाय अथवा क्षेत्र, अथवा जो है हम अपने जो है मोटा भैया के नाम पे जो है वोट करते हैं? साला गाली देने को इसीलिए मन करता है मेरा। फिर राजकोषीय घाटा 4.8% जो है टोटल ऑफ जीडीपी है, 2024-25 का हमने डाटा लिया, ठीक है ना। ये सब सारा कुछ जो है प्रभावित करता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को। पूंजी निर्माण की निम्न दर, हम जब ठेले से काम करेंगे तो हमारा पूंजी निर्माण का दर कम होगा ही, ठीक है ना। हम बैल से जोतेंगे खेत तो पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी ही। अमेरिका में ट्रैक्टर के अलावा और दूसरे अच्छे अच्छे विकल्प आ गए हैं, तो उनकी जो पूंजी निर्माण की दर होगी अच्छी होगी, हमारे यहाँ निम्न दर होगी, ठीक है भैया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि असंगठित क्षेत्रों की अधिकता, हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र कम है, सरकारी नौकरियां या सरकारी जो है चीजें कितनी हैं, लगातार पीएसयू बंद होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो असंगठित क्षेत्र हैं वो उनकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये एक समस्या है ना, असंगठित क्षेत्रों में सुरक्षा नहीं होती है, ना तो आपके रोजगार की, ना तो स्वास्थ्य की, ना तो सामाजिक विकास की, किसी चीज की नहीं। बेरोजगारी, पीएलएफएस रिपोर्ट हमने यहाँ पे लिया है 2025 का है ये, कि 5.1% से बढ़ करके जो है बेरोजगारी दर 5.6% हो गई अपने उच्चतम स्तर पे। तो ये अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग बेरोजगार होंगे, पैसा नहीं होगा इनके पास, तो क्या ये जो है डिमांड करेंगे? नहीं डिमांड करेंगे, तो उत्पादन गतिविधियां भी प्रभावित होंगी, लास्ट में चल करके जो है आर्थिक समृद्धि और विकास प्रभावित होगा, ठीक है। फिर गरीबी, भारत का जो ईएमपीआई जारी किया गया था, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ये बता रहा है कि भाई 11.3% जनसंख्या ये गरीबी रेखा से नीचे है। तो जायज है कि समस्या तो आएगी ही, गरीब भारत में रहेंगे, विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे निवास कर रही है गरीबी की, ठीक है ना। और भूखमरी का तो हमने लिया नहीं है डाटा, भूखमरी का भी आप ले लीजिएगा, बहुत स्तर खराब है। फिर औद्योगिक पिछड़ापन, भारत में जो है समस्या क्या है कि देखिए एग्रीकल्चर है,
उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। भारत इसमें विकास कर रहा था ना, डायरेक्ट यहाँ पे कूद गया। चाइना ने यहाँ पे फोकस किया, मतलब उद्योग क्षेत्र पे फोकस करके अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ किया। भारत यहाँ से छलांग यहाँ पे लगा लेता है, भारत तेजी से कूदना चाहता है, यहाँ की बात ही नहीं करता। ये बीच की कड़ी गायब हो गई है। तो औद्योगिक पिछड़ापन, महंगाई एवं आपूर्ति का संकट भारत में है। रेयर अर्थ मेटल और ऊर्जा पर निर्भरता है। भाई 85 से 90% हम जो है कहाँ से जो है तेल वगैरह आयात करते हैं, चाहे रूस से आयात करें या फिर खाड़ी नेशन से करें, तो ये सब रेयर अर्थ मेटल वाला हम जो है चाइना से आयात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब समस्या है। अकुशलता, ये तो मतलब कि भारत में जन्म जाता है अकुशलता। तो ये सब समस्या कुछ मिला जुला कर मेरा ये कहना है कि भैया ये सब विकास और जो है समृद्धि को बाधित करते हैं। ये सब चुनौतियां हैं एक प्रकार की, और इनसे लड़ना सरकार का कर्तव्य, हमारा अपना कर्तव्य, हर नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है ना। तो आते हैं थोड़ा सा उपाय ढूंढ लेते हैं। अब इसी में उपाय आप ढूंढ सकते हैं। जरा यहाँ पे मैंने उपाय लिख दिया है, वहीं से आप उपाय ले सकते हैं कि जैसे पूंजी निवेश एकदम हाई अप कर लीजिए, ठीक है ना। फिर मानव पूंजी पर बल दीजिए। मानव पूंजी क्या होता है कि जब व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह अच्छा मिलता है ना, तो मानव पूंजी अच्छी तैयार होती है, तो वही तो देश के विकास में भागीदारी देगी ना। तो इस पर फोकस किया जाना चाहिए। तकनीकी नवाचार पर, कुशल प्रशिक्षण पर, कृषि निवेश पर, तकनीकी तथा मृदा उत्पादकता पर, औद्योगिक विकास पर, वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना तथा भ्रष्टाचार पर कमी तथा लाल फीताशाही को कम करना। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिस पर सरकार को कार्य करना चाहिए। फिर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ काफ़ी होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। यहाँ से मेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में विभेद कीजिए। तो ये हमने चर्चा पूरी तरह किया है। फिर भारत में आर्थिक समृद्धि और विकास में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अभी अभी हमने टोटल बाधाएं बताई। वो फैक्टर देखिए आप दीजिएगा तो जस्टिफाई कर दीजिएगा रिपोर्टों के माध्यम से, सूचकांकों के माध्यम से, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। तो सरकारी स्तर पर तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। लैंगिक स्तर पर जो है देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या फिर जो है तमाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, मेरा ये कहना है स्टार्टअप इंडिया योजना, तो ये कुछ योजनाओं की आपको चर्चा करनी है। बाकी ये फैक्टर आपको जो हमने पढ़ाया उसको लिखना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। कल पढ़ते हैं अमर्त्य सेन के जो है विकास मॉडल को लेकर के। थैंक यू सो मच भैया।